नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीवी क्लासेस यानी गुरु वशिष्ठ क्लासेस में। मैं हूं अजीत शुक्ला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हिंदी साहित्य से सेकंड वीडियो। पहले इसके हम लोग आदिकाल पर चर्चा कर चुके हैं और आदिकाल से संबंधित जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं उन सभी को हमने क्लियर किया है। आज की जो बात है वो है रीतिकाल की यानी उत्तर मध्यकाल की, जिसकी सीमा 1650 से लेकर के 1850 ईस्वी के बीच आता है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर गुरु वशिष्ठ परिवार लगातार आपको नई नई वीडियोस के माध्यम से आपकी तैयारी करवा रहा है। हमें चाहिए क्या भैया, बस आपकी सफलता से बड़ा और कुछ भी नहीं है हमारे लिए। तो निश्चित तौर पर बने रहिएगा हमारे साथ, दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर नए हैं तो देखेंगे उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट हमारा है कि अगर नामकरण की दृष्टि से देखें तो उत्तर मध्यकाल बहुत ही विवादों से घिरा हुआ काल है। इसको मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल और विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल कहा है। यानी इसमें श्रृंगारिकता बहुत ज़्यादा थी, जिसके आधार पर उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल इन सारे नामों से संबोधित किया गया। लेकिन आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नामकरण सर्वोत्तम माना गया है, इसलिए 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी के मध्य के इस समय को रीतिकाल के नाम से हम लोग जानते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है कि रीतिकालीन कविता में लक्षण ग्रंथ, नायिका भेद, श्रृंगारिकता आदि प्रवृत्तियां मिलती हैं। तो अगर प्रवृत्तियों से संबंधित प्रश्न बनता है तो लक्षण भेद, नायिका भेद और श्रृंगारिकता, इन 3 पॉइंट को आप याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि संपूर्ण रूप से यदि देखा जाए तो रीतिकालीन काव्य जन काव्य नहीं है बल्कि दरबारी संस्कृति का काव्य है। यानी लोगों के लिए कविताएं नहीं बल्कि राजा महाराजाओं के लिए कविताएं ये होती थीं। इसमें श्रृंगार और शब्द सज्जा पर जोर दिया गया है। ये मुख्य बात हमारी रीतिकाल की है। चौथा पॉइंट अगर हम ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा कि रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां थीं, रीति निरूपण और श्रृंगारिकता। यानी रीति निरूपण का मतलब हो गया रस छंद अलंकारों का प्रयोग और श्रृंगारिकता का मतलब हो गया उनके भाव और उनके अर्थ जो होते हैं। 5वें पॉइंट पर देखेंगे कि रीति निरूपण को काव्यांग विवेचन के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। यानी अगर हम रीति निरूपण पर चर्चा करें तो ये 2 भागों में बांटे गए हैं। पहला नंबर पर सर्वांग विवेचन और दूसरे नंबर पर विशिष्टांग विवेचन। अब सर्वांग और विशिष्टांग में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। सर्वांग का मतलब हो गया कि रस छंद अलंकार सभी मुद्दों पर चर्चा करना, जबकि विशिष्टांग का मतलब होता है किसी एक मुद्दा, चाहे रस, चाहे छंद या फिर अलंकार पर चर्चा करना। तो सर्वांग विवेचन के अंतर्गत काव्य के सभी अंगों जैसे रस, छंद, अलंकार आदि को विवेचन का विषय बनाया गया है। चिंतामणि का कवि कुल कल्पतरु, देव का शब्द रसायन, कुलपति का रस रहस्य, भिखारी दास का काव्य निर्णय, इसी तरह के ग्रंथ हैं। अगर बात करें विशिष्टांग विवेचन की तो विशिष्टांग विवेचन के तहत काव्य अंगों में रस, छंद, अलंकारों में से किसी एक अथवा 2 अथवा तीनों को विवेचन का विषय बनाया गया है। और तीनों में अगर हम बात करें तो रस को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। यानी रस, छंद, अलंकार में अगर हम देखें तो रस को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है विशिष्टांग विवेचन के अंतर्गत। और अगर रस में भी बात की जाए तो श्रृंगार रस को सबसे ज़्यादा यहाँ पर महत्व दिया गया है रचनाकारों के द्वारा। यानी रचनाकारों ने सबसे ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है किसमें? श्रृंगार रस में। अब कौन सी ऐसी रचनाएं हैं? चिंतामणि का रस विलास अगर हम देखें, सुखदेव मिश्र का रसायणव देखें, मतिराम का रस राज्य देखें, रस अलंकार देखें, रस प्रबोध देखें, भिखारी दास का श्रृंगार निर्णय देखें, तो इनमें हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग श्रृंगार रस का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में करते चले आए हैं। 6वां पॉइंट अगर हम देखें तो रीतिकालीन कवियों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 वर्ग इनके बनाए गए हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। यानी 3 वर्गों में इनको विभाजित किया गया है। रीतिबद्ध वाले कौन है, रीति सिद्ध वाले कौन है, रीति मुक्त वाले कौन है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो रीतिबद्ध कवि कौन है? जो अपने काव्यों में रस, छंद, अलंकार यानी जो हमारी रीतियां होती हैं काव्यों की, उनको प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करते हैं, उनको रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। जैसे केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, सेनापति, देव, पद्माकर। यानी प्रत्यक्ष रूप से रीति परंपरा का निर्वाह करने वाले कवि रीतिबद्ध कवि, और अप्रत्यक्ष रूप से रीति पर पार्टी जिसमें काम कर रहे हैं जिनकी रचनाओं में, उनकी रचनाओं को पढ़ने से साफ पता चलता है क्या कि
उन्होंने काव्य शास्त्र को बचा के रखा है, यानी उनके भाव जो हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित होते हैं, तो वो हमारे होते हैं रीति सिद्ध कवि। अब इनमें हम बात करें तो बिहारी रसनिधि इसी वर्ग में आते हैं। रीति मुक्त वाले कवि कौन से हैं? रीति परंपरा से मुक्त कवियों को रीति मुक्त कहा जाता है। घनानंद, आलम ठाकुर, बोधा, द्विजदेव आदि इसी वर्ग में आते हैं। यानी रीति मुक्त कवियों की अगर बात करें तो चार हैं, कौन? घनानंद, आलम ठाकुर, बोधा, द्विजदेव। अब अगला पॉइंट आता है श्रृंगारिकता, यानी अगर हम भैया रीतिकाल की बात करें और श्रृंगार की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। यानी श्रृंगारिकता की अगर हम चर्चा करें तो रीतिबद्ध कवियों की श्रृंगारिकता पहला टॉपिक हमारा है। बिल्कुल देखेंगे, बहुत ध्यान से बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करेंगे। बिल्कुल जितने भी प्रश्न बनते हैं हिंदी साहित्य से वो सारे आपको पॉइंट हम क्लियर करवाएंगे यहाँ पर। तो रीतिबद्ध कवियों की श्रृंगारिकता अगर देखना चाहते हैं आप, तो रीतिबद्ध कवियों ने काव्य निरूपण करते हुए उदाहरण स्वरूप श्रृंगारिक रचनाएं प्रस्तुत की हैं। चिंतामणि, देव, मतिराम आदि की रचनाओं में हम ये बात देख सकते हैं। अब बात करें रीति सिद्ध कवियों की श्रृंगारिकता में, तो रीति सिद्ध कवियों के काव्य नृत्य निरूपण से तो दूर हैं, किंतु रीति की छाप लिए हुए हैं। बिहारी रसनिधि आदि की रचनाओं में हम इस चीज को देख सकते हैं। यानी इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं इस चीज को दिखाया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस चीज को दिखाया है बिहारी और रसनिधि ने। अब बात करेंगे रीति मुक्त कवियों की, तो रीति मुक्त कवियों की बात करें अगर हम, तो रीति मुक्त कवियों की संगत का विशिष्ट प्रकार है। बिल्कुल रीति मुक्त कवि प्रेम के पीर के सच्चे गायक थे। उनके श्रृंगार में प्रेम की तीव्रता भी है एवं आत्मा की पुकार भी, यानी उन्होंने प्यार मोहब्बत को भी दिखाया है और अपने आत्मा की आवाज को भी दिखाया है। घनानंद, आलम ठाकुर, बोधा आदि की रचनाओं में हम इस चीज को महसूस कर सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो है रचनाओं का भैया, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है हमारा, तो उन पे आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? चिंतामणि की। रस विलास किसकी रचना है? चिंतामणि की। काव्य विवेक किसकी रचना है? चिंतामणि की। श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है? चिंतामणि की। छंद विचार किसकी रचना है? चिंतामणि की। यानी कवि कुल कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार चिंतामणि की रचनाएं हैं। ऐसे ही ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, रसराज वृत्त, कौमुदी ये आपके हैं मतिराम की। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की, यानी निर्णय लेने वाला काम किसने किया? भिखारी ने, ऐसे याद कर सकते हैं आप। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? राजा जसवंत सिंह। आगे आप देखेंगे ध्यान से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको लेना हो तो। रस भूषण के रचनाकार याकूब खान। शब्द रसायन, काव्य रसायन, भाव विलास, भवानी विलास, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग ये देव की रचनाएं हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। कवि कुल कंठाभरण दूल्हा की रचनाएं हैं। अलंकार चंद्रोदय रसिक सुमत की रचनाएं हैं। और रसायनों किसकी रचना है? सुखदेव मिश्र की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला टेबल आपके सामने है इस समय, देखेंगे ध्यान से। सुनीत इस प्रकार 16 प्रास, दंडी किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की। स्फुट छंद किसकी रचना है? गिरधर कवि राय की। बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी की। रतन हजारा किसकी रचना है? रसनिधि की। सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, इश्क लता, प्रीति पावस, पदावली किसकी? घनानंद की रचना है। ये आपको याद होनी चाहिए। अब देखेंगे थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी हम कुछ है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। हमीर रासो जोधर की रचना है। लक्ष्मण शतक खुमाण की रचना है। सुजान चरित सूदन की रचना है। वृंद सतसई वृंद की रचना है। छंद विलास माखन की रचना है। छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है। श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चलीसी, श्रृंगार लतिका ये द्विजदेव की रचना है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक ये भूषण की रचनाएं हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। और लास्ट वाला बिल्कुल देखेंगे, ठाकुर ठसक किसकी रचना है? ठाकुर की। बिरह बारिश किसकी रचना है? बोधा की। तो निश्चित तौर पर आपको क्लियर होगा कि रीतिकाल से संबंधित जितने भी पॉइंट थे उनको हमने यहाँ पर क्लियर कराए और आपको निश्चित तौर पर सारे क्लियर भी हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।